रिसर्च ग्रुप ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2023। आज का विषय रहेगा, मात्र 3 विषय रहेंगे, हम लोग 3 विषय पर बात करेंगे। पहला विषय ये होगा, ये आखिर ये नियमावली है क्या, नियमावली का रूपरेखा क्या है। इसमें कई तमाम ऐसे बिंदु हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे यह नियमावली के से स्टूडेंट का फायदा क्या है और इससे क्या कुछ नुकसान होने वाला भी है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज पहली चर्चा मेरा ये रहेगा कि आखिर ये नियमावली होते क्या है। इस नियमावली के अंतर्गत जो 4 भाग निहितार्थ है, जैसे कि प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग का मतलब ये, प्रशासनिक विभाग का सामान्य अर्थ यह है कि बिहार शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग, क्योंकि इसमें बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा की तमाम संभावनाएं को जिला शिक्षा प्राधिकार के अंतर्गत निहितार्थ किया है। जिला शिक्षा प्राधिकार का मतलब जिला शिक्षा नियोजन इकाई। पूर्वगत जो काम हो रही थी, इसमें एक शिक्षा इकाई थी, नगर पंचायत और नगर परिषद शिक्षा इकाई। आज जिस दिन से ये नियमावली प्रभावी हुआ, उसी दिन से नगर पंचायत और प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाई निरस्त कर दी गई, क्योंकि अब जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो नई नियमावली के तहत होगी। नई नियमावली में एक विभाग तो प्रशासनिक विभाग रहा, दूसरा है शिक्षा जिला शिक्षा प्राधिकार। जिला शिक्षा प्राधिकार का मतलब जिला शिक्षा नियोजन इकाई, जिला शिक्षा नियोजन इकाई। जिला शिक्षा नियोजन इकाई के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल होंगे, उनका वेतन भत्ता, उनकी योजना अवकाश सारा शिक्षा विभाग तय करेगी, यानी बिहार सरकार द्वारा ये तय किया जाएगा। दूसरी बात कि वैसे विद्यालय अध्यापक जो पहले से कार्यरत हैं, यानी वो नियोजन की इकाई में है, नियोजित हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए भी ये नियमावली है। क्योंकि इस नियमावली का सबसे जो मुख्य बिंदु है, उसमें लिख रखा है कि ये सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती है, यानी इस प्रक्रियाओं में जो नियोजित हैं और ऐसे छात्र जो फ्रेशर हैं, दोनों एक साथ एक ही एग्जाम में बैठेंगे। दोनों के लिए प्रश्न पत्र की जो समय सीमा जो निर्धारित की जाएगी वो एक ही समान रहेगी। यानी अगर इसकी विषय वस्तु की बात करें तो सबसे पहले इस शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषय वस्तु 2 तरह से निर्धारित की जाएगी। एक तो आपका जीएस खंड होगा और दूसरा मेंटल एबिलिटी का होगा। जीएस पोर्शन में कई ऐसे भाग हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ना जरूरी है, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, खासतौर पे करंट अफेयर्स की यहाँ एक अपनी पहचान भी रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिसेंट टाइम में जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी द्वारा जो आयोजित की जाती है, उस एग्जाम में करंट एक अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है। जीएस के जो विषय वस्तु होंगे उसमें एक हिस्ट्री पढ़ना होगा, आपको सिविक्स पढ़ना होगा, फिर आपको पॉलिटी साथ में पढ़ लेंगे, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स से कुछ बैकग्राउंड होंगे और एक जनरल साइंस होंगे, इसी में जुड़े हुए जनरल साइंस होंगे जो भी पढ़ना है। और इसके बावजूद एक सबसे बड़ा खंड जो होता है
वो आपका करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स में कई ऐसे इशू है, जैसे कि नेशनल इशू है, नेशनल इशू है, नेशनल है, उसके बाद इंटरनेशनल इशू है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। ये सारे पोर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण रखते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चर्चा ये रहेगी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या और कितनी पढ़नी है और क्या क्या पढ़नी है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय वस्तु की कोई सीमा निर्धारित की नहीं गई है शिक्षा विभाग की ओर से, या जो आयोग को दी गई है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के एग्जामिनेशन देने के लिए, वो भी अभी तय नहीं की गई है। इस कसमकस में कई ऐसे भी खंड है जिसे छात्र काफी परेशान हैं कि हम लोग किस चीज को पढ़ें और क्या पढ़ें। कई के अंदर ये दुविधा तो रहती ही है कि आखिर पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। पढ़ने के व्यू से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी विषय वस्तु पब्लिश नहीं की गई है, अभी विषय वस्तु की कोई ऐसी भी ज्यादा पब्लिश हुई नहीं है। थोड़ा सा तो ये दिक्कत होती है कि पढ़े क्या। तो मेरा इसमें एक विचार ये है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो SCERT और NCERT कक्षा 6 to 10 जो माध्यमिक सिक्स टू 10 आप आर्ट और साइंस दोनों पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रश्न पत्र की अगर कोई सीमा तय की जाएगी तो आयोग कहीं न कहीं SCERT और NCERT से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछेगी। और चूंकि ये बेसिक भी है, बेसिक होने के बावजूद भी इसकी एक अपनी पहचान है, क्योंकि जब आप इस बुक को पढ़ के जाएंगे तो इसमें एरर होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। आप कभी और कोई बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में एरर, कई ज्यादा एरर रहते हैं। खासतौर पर जब आप पढ़ेंगे कोई पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे तो वहां पे एरर बहुत ज्यादा मिलता है। आप जब एरर पढ़ के गए हैं और एग्जाम में सिर्फ वही आप रन के आए हैं तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप SCERT और NCERT से पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सही माना जाएगा। और आप इस बातों को अच्छे से समझ ही पाएंगे कि आखिर इसमें जो लिखा है वो तब सही है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को जरूर मानेंगे, या तो वो गलती है या आयु गलती होगी, कोई दोनों में से कोई एक तो गलती होंगी ही। तो आप प्रयास करें कि SCERT और NCERT का बुक भी पढ़िए 6 to 10 आर्ट और साइंस दोनों सब्जेक्ट का। और इसको एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़िए। और जब फोर्थ टाइम जब पढ़े आप, उस टाइम आप इसका नोट्स भी बनाएंगे साथ में। ये 3 बार जब पढ़ेंगे उसके बाद फोर्थ टाइम जब पढ़ेंगे तो नोट्स बनाने का प्रक्रिया में बदल जाएंगे। अब जिस बैकग्राउंड से भी हो, अगर आप PRT की बात करेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे, उनके लिए मोटा मोटा बात ये रहेगा कि आप 8 सब्जेक्ट के शिक्षक जो PRT में है उससे 8 से ज्यादा बहुत कम रहा है। और चूंकि जो PGT के शिक्षक होंगे वो कहीं न कहीं अपने विषय को तो पढ़ के आते ही हैं, और जो PRT के शिक्षक होते हैं उसे विषय वस्तु का जो स्वाभाविक पकड़ होती है वो कहीं न कहीं कम नजर आती रहती है। क्यों? इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि ये शिक्षक जब जिस कक्षा को पढ़ाएंगे उस कक्षा में जो पैटर्न है, जो पढ़ाने की जो तरीका है, उसमें बहुत सारा फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारा प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप वहाँ पे काम करना उचित भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी जो PRT के विषय पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे 8 सब्जेक्ट का, क्योंकि 8 सब्जेक्ट आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी महसूस जरूर करवाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं। आप उन फैक्ट्स को समझेंगे, उन फैक्ट्स को समझ करके आप ये भी तय करेंगे कि हमें क्या करना है।
तो रही विषय वस्तु की बात, तत्काल हम जो पढ़ाएंगे इसमें तो विषय वस्तु आप लोग ये काम जरूर करेंगे। अदरवाइज जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमारे क्लास में 2-3 चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक चीज तो ये रहेगा मैंने पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा। जब आप पढ़ेंगे इस चीजों को तो किस पैटर्न पे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे ये भी जरूरी है। हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ जो पढ़ाई करवाएंगे इस चैनल के थ्रू आपको जो पढ़ाई करवाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा मेन फोकस रहेगा विषय वस्तु में जीएस का सारा खंड हम लोग पढ़ाएंगे। सारा खंड पे हम लोग बात करेंगे, या वो हिस्ट्री हो जाए, या वो पॉलिटी हो जाए, या वो ज्योग्राफी हो जाए, या वो इकोनॉमिक्स हो। हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें नेशनल मूवमेंट को हम लोग जरूर जोड़ेंगे। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को भी जोड़ेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की एक विशेष भूमिका भी रहेगी। विशेष भूमिका को ध्यान देंगे। क्योंकि ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो कई बार बीपीएससी जब एग्जाम लेती है उसमें इस खंड से करीब 25 से 35 सवाल का सीमा तय होता है। वही पॉलिटी की विचारधारा रहेगी वो 7 से 10 का पैरामीटर रहता है। कोई भी एग्जाम में बीपीएससी चूंकि हेल्प करवाएगी तो मेरे ख्याल से पॉलिटी का भी बैकग्राउंड यही रहने वाली है। और ज्योग्राफी थोड़ा सा बढ़ के 10 to 13 क्वेश्चन का रहेगा। जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को भी हम लोग भाग बांट के पढ़ेंगे। और हम भी कहें तो इसको भाग बांट के पढ़ सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। एक हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और एक बिहार का भी भूगोल स्पेशल पढ़ लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ निश्चित जरूर हो जाएंगे कि पढ़ना कितना है। और इकोनॉमिक्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन भी पढ़ेंगे। जब आप इकोनॉमिक्स में संगठन पढ़ लेंगे और जो नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय नीति इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो जीएस का खंड हुआ। दूसरा खंड आपका करंट का रहेगा। करंट का कोई स्पेशल क्लास नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़े तो करंट का कोई स्पेशल क्लास होगा, बट जब हम कोई कक्षा करवाएंगे उस कक्षा में भी हम प्रयास करेंगे कि जो पॉइंट नजर आ रहा है उससे जुड़ा हुआ 4 से 5 क्वेश्चन पर डे करंट का भी आपके साथ लेके आए। ये बिंदुवार रहा। और एक नया पोर्शन में स्टार्ट करेंगे इसमें मैथ का, और साथ में रीजनिंग। ये दोनों पोर्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और पर डे एक अभ्यास करने के लिए भी देंगे। मैथ कुछ प्रैक्टिस करवा लेंगे यहाँ पे, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी घर से देंगे जो आप अभ्यास करके आएंगे, जिससे आपको इस समझ विकसित हो जाएंगे कि मैथ में क्या करना है और रीजनिंग में क्या करना है। क्योंकि भी सिलेबस तो पब्लिश भी नहीं है, फिर भी अपने अनुमान के आधार पर संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है उसके आधार पर हम कुछ मैथ्स और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जब ये हो जाएंगे तो हम बात तीसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि हम लोग कब इसको कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा। तो क्लास का टाइम ज्यादा तो नहीं रहेगा, 25 से 30 मिनट का क्लास। अगर हो तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए अलग चीज है, लेकिन प्रयास करेंगे हम 25 से 30 मिनट का क्लास ही आपका रहेगा। और 25 से 30 मिनट क्लास में ही आपको वो सारा कंटेंट मिल जाए जो आपको एक जरूरी भी है। 25 से 30 मिनट आपको यहाँ देना होगा। जब आप 25 से 30 मिनट देंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कितना दे रहे हैं।
और हम दावा करेंगे यहाँ पे कि आप जब क्लास में पढ़ेंगे और 25 से 30 मिनट के बाद आपका 5 मिनट का जब टेस्ट लेंगे इसी क्लास में, तो आप ये तय करेंगे कि हमने कितना सीखा और हमने जो आंसर दे रहे हैं वो कितना सटीक है, क्या यही पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है या नहीं है। ये आप डिसीजन आप नहीं छोड़ते हैं, ये डिसीजन आप खुद लेंगे। दो बात हम लोग करेंगे खास तौर पे, जैसे कि पहला क्लास मेरा 20 से 25 मिनट का क्लास होगा जो हम विषय वस्तु से लेंगे। 20 से 25 मिनट हम विषय वस्तु से लेंगे कि हमको आपको पढ़ाना क्या है और क्या आपको हम पढ़ा रहे हैं। वो 20 से 25 मिनट हर दिन 2 टॉपिक मिनिमम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद इसका अगला खंड होगा, इसी क्लास का अगला खंड 5 से 7 मिनट के अगला खंड होगा आगे की राह। आगे की राह अब कहेंगे आगे की राह क्या है, तो आगे की राह में हम लोग वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी ने विगत वर्षों में पूछ रखा है। ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन पर डे हम बात करेंगे। आगे की राह में 4 से 5 क्वेश्चन पर डे करेंगे। इसी आगे की राह के साथ हम लोग कुछ करंट इवेंट भी जोड़ लेंगे, यानी करंट का कुछ पोर्शन भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि 5 से 7 का पैरामीटर रहेगा क्वेश्चन पर डे। मतलब ये सारे चीज आपको मिलेंगे जब हम ये देंगे। तो इसमें दो तरह की बातें होंगी। एक बात तो ये कि आपको सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, हम लोग सिद्धांत पे बात करेंगे। सिद्धांत के साथ आपको कुछ हम इंफॉर्मेशन भी देंगे। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि जो ऐसे भी तथ्य होंगे जिस तथ्य का कोई मतलब समझाना तो नहीं, लेकिन फिर भी आप उस तथ्यों को बार बार देखते रहेंगे। यूपीएससी ने कई वर्षों से पूछते आ रहा है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे होगा, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन होगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा, जो मैं सिद्धांत पढ़ा, तो सिद्धांत में और इंफॉर्मेशन में क्या एक पैरामीटर बन रहा है, क्या दोनों में जुड़ाव है या जुड़ाव नहीं भी है, ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को जब ये करवा देंगे, इसका एक पीडीएफ भी होगा। जब इसका पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि आपको अगर लिखने का मन ना हो तो 20 से 25 मिनट आप इस क्लास को देख लें, और अगर आपको लिखने का मन ना हो, अगर 25 मिनट देख लेते हैं तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये सारा क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा। जब आप ये नोट्स आपको मिलेंगे, आप उस नोट्स को बार बार पढ़ लेंगे। अगर लिखने का नहीं भी मन है तब भी आप ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, एक बात और, जब आप लोग को ये वीडियो मिलेंगे रेगुलर आपको कंटेंट इस पे मिल जाएंगे। रेगुलर आप चैनल भी खुलवा सकते हैं, रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आप आकर के इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास आपको फ्री दी जा रही है। लास्ट में हम आपसे 2-3 बातें करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। वो 2-3 बातें ये रहेंगी कि आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी कैसा बनाना है। कई के अंदर से थॉट्स तो रहता ही है कि पढ़ाने की स्ट्रेटजी और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या हो, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारा कंफ्यूजन हर एक स्टूडेंट के मन में रहता ही है। हम तो ये कहेंगे कि पढ़ने का स्ट्रेटजी आप बना लीजिए। कम से कम बैठने का 2-3 घंटा बैठने का भी प्रयास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे भी होंगे उस बैकग्राउंड से आते होंगे जिसने पढ़ाई 2019-18 में पढ़ के वार्ता पास करके छोड़ दिए होंगे। आप तो उन स्टूडेंटों के लिए कहीं न कहीं कारगर होगा, क्योंकि अभी से आप पढ़ने का, बैठने का एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, एक अभ्यास
बनाएंगे जो हम किस प्रकार बैठेंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक समय आते आते आपको 4 से 5 घंटे बैठने का आदत तो हुई जाएगी। तो 4 से 5 घंटा आप बैठिएगा तो कई ऐसे चीज होंगे जो आप कई समय से पहले से समझ नहीं रहे थे, लेकिन आज यहाँ आकर के आप उस चीजों को समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक स्टूडेंट ने पूछे थे क्वेश्चन कि सर क्या पढ़े और कितना पढ़े, तो क्या पढ़े तो हम तो आपको पहले ही बता दिए थे, पढ़ना अगर आपको है SCERT का बुक पढ़े या NCERT का बुक पढ़े। पहला चीज तो ये, क्योंकि आप इस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं और फिर एकेडमिक का शिक्षक भी बनेंगे तो ये तो जरूरी ही है। 2-3 चीजों से आप जरूर बचेंगे। अगर आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो रेगुलर इसी क्लास को पढ़े, किसी एक क्लास को किसी एक शिक्षक के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करे। हाँ, जुड़ा हुआ कंसर्न अगर कोई टॉपिक कहीं से मिल रहा है, जिस भी बैकग्राउंड से आप पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक का मिल रहा है, आप ये नहीं कि अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर कोई कंटेंट आपके पास आ जाए इस कंटेंट को रख करके वही कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये कहीं ना कहीं एक असफलता के पीछे का कारण यही होता है, क्योंकि आपके मार्केट में इतना कंटेंट है कि आपके भी अंदर से ये होता होगा कि ये पढ़े कि ये पढ़े, ये पढ़े कि वो पढ़े। और जब ये कंटेंट आपके सामने आ जाए और फिर कोई दूसरा कंटेंट आता है तो आपको लगता है भाई इससे अच्छा तो कंटेंट यही है, हम क्या करें, यही कंटेंट पढ़िए। हर एक अंदर से आइडिया होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप तत्काल ये बेसिक बुक को पढ़े, 15 से 20 मिनट का ये क्लास करे, आपको करंट और जो एग्जाम का जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होंगे जो विगत वर्षों में बीपीएससी ने पूछ रखा है, वो या तो जनरल स्टडीज का होगा, जनरल साइंस का होगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये अगर खत्म हो जाए, 3-4 बार पढ़ने के बाद अगर खत्म हो तो इसको फिर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को अधिक से अधिक रिविजन कीजिए। पर ज्यादा कंटेंट पढ़ने से बेहतर है कि आपने जिस कंटेंट को पढ़ा है उसको अधिक से अधिक रिवाइज करें, क्योंकि रिविजन जब भी आप कीजिएगा, अगर रिविजन आपका 2 से 3 बार होता है तो आप लगभग 40% गेन कर जाते हैं उस चीज को। किसी विषय वस्तु को 40% गेन करने के लिए 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी होता है। जब इसी चीज को आप 5 से 7 बार रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको 80 से 90% आपको याद हो जाएंगे। अधिक कंटेंट से बचेंगे आप। किसी एक शिक्षक का कोई भी कंटेंट हो, यहाँ का मिले, यहाँ का अच्छा लगे तो यहाँ का पढ़िए, नहीं तो और कहीं भी शिक्षक का जो भी कंटेंट है जो आपको मिल रहा है आसानी से सुलभता से मिल रहा है वहां से कंटेंट पढ़िए, लेकिन एक शिक्षक का कंटेंट होना चाहिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो इस शिक्षक के टाइम पे आप समझ नहीं पाए हैं तो और कोई शिक्षक ऐसा है जो उस टॉपिक को अच्छे से बता रखे हैं तो वहां से उस चीज को समझ लीजिए, लेकिन अधिक से अधिक कंटेंट से बचिए। एक ही बात कहेंगे, अंत में भी ये कहेंगे कि आप अधिक से अधिक कंटेंट से बचेंगे, अधिक से अधिक पढ़ने पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का जो ड्यूटी है वो ऑब्जेक्टिविटी है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जहां भी क्वेश्चन है तो वहां पे लिखने का स्कोप बहुत कम बनता है। आप इंफॉर्मेशन को, आप कंसेप्ट को अधिक से अधिक अपने अंदर आत्मसात करेंगे तभी आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का जो क्वेश्चन होता है वो फैक्ट्स और फिगर से भरा होता है। छोटी छोटी बात होंगी, जब आप पढ़ लीजिएगा तभी आप कंफ्यूजन होगा तो इसका बी मारू या सी मारू, क्योंकि एग्जाम में जब भी प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न में ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेकिन 2-4 क्वेश्चन वहां देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे मैक्सिमम 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको कंफ्यूजन का स्कोप बनता है। तो इसी से आज हम अपने वाणी को लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।